नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। और लीजिए, व्यापारी संघ भी उतरा शेखावत के समर्थन में, अजमेर बंद का किया आह्वान। अजमेर जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने कानाखेड़ी गांव में की जन सुनवाई, जन समस्याओं का किया हाथों हाथ निराकरण। सास की प्रताड़ना से परेशान होकर विवाहिता ने की आत्महत्या, अलवरगी थाना क्षेत्र का मामला। माता पिता के साथ मंदिर गई लड़की को ले उड़े बाइक सवार, बरजंगगढ़ के पास की बताई जा रही है घटना। पुष्कर थाने पर पदस्थापित आईपीएस कामले पर ग्रामीणों के साथ मारपीट का मामला, पुलिस कप्तान को दिया ज्ञापन। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अजमेर के पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत पर अनर्गल टिप्पणी करने के विरोध में आज श्री अजमेर व्यापारी महासंघ व श्रीनगर रोड व्यापारी महासंघ द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने सुरेंद्र सिंह शेखावत पर अनर्गल टिप्पणी की है, उनसे लिखित में सुरेंद्र सिंह शेखावत से माफी मांगने की बात कही। अन्यथा उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वे माफी नहीं मांगते हैं तो अजमेर बंद का आह्वान किया जाएगा, जिसमें तकरीबन 25 से 30 हजार व्यापारी हिस्सा लेंगे। और जो प्रशासन ने जो आरोप लगाया है, प्रशासनिक अधिकारी ऐसे आरोप बिगड़ किसी हस्तक्षेप के नहीं लगा सकता, किसी ना किसी का कोई ना कोई जनप्रतिनिधि इसके अंदर भागीदार है।
क्योंकि ऐसे आरोप नहीं लगते हैं, कोई भी प्रशासन होता है वो ढंग से आरोप लगा सकता है कि वो किसी काम के नहीं है। जो आदमी पूर्व में सभापति रहा हो, शहर का प्रथम नागरिक होता है और व्यापार जगत से वो जुड़े हुए हैं, अजमेर व्यापार महासंघ से जुड़े हुए हैं, खुद वो एक व्यापारी है, होटल के प्रतिनिधि करते हैं। इसको लेके अजमेर के पूरे व्यापार महासंघ के अंदर रोष है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय महासचिव लालवाणी जी ने कल ये प्रस्ताव रखा कि इसके लिए हमें विरोध दर्ज कराना चाहिए, इसलिए आज ये सम्मेलन में आप लोगों को बुलाया। आप बधाई के पात्र हो, लेकिन मैं साथ के साथ इसके साथ एक निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनलों के माध्यम से। मैंने 78 के अंदर जलकुंभी सबसे पहले भरतपुर के अंदर देखी थी, जो एक नहर के अंदर हुआ करती थी। अजमेर में इसका कहीं कोई वास्ता नहीं था दूर दूर तक। जब तक एक नाविक के बाद ठेका रहा, एक मछुआरे के बाद ठेका रहा, इसके अंदर कभी जलकुंभी पैदा नहीं हुई। जब से 2 ठेकेदार पैदा हुए, 2 मछुआरे पैदा हुए, जब से इसके अंदर जलकुंभी हुई है पैदा, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे कौन सी मंशा है लोगों की, इसकी जांच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। खाली वास्तविकता ये नहीं है कि हमारे करोड़ों रुपए लग के हम अनाजनगर झील को साफ कर दें। वास्तविक स्थिति ये है और इसका दायित्व आपका है कि आपको प्रशासन से पूछना चाहिए कि ये जो पैदा हुई है, जब तक एक ठेकेदार था पैदा नहीं हुई, जब से 2 ठेकेदार हुए उसके बाद ये जलकुंभी कैसे पैदा हुई। वनस्पति उद्योग वाले कहते हैं कि गंदगी से पैदा होती है। हमारे तालाब, सबसे पुराना तालाब खानपुरा, जहाँ पूरे शहर का गंदा पानी आता है, आज तक एक जलकुंभी उसमें पैदा नहीं हुई। अगर गंदगी से पैदा होती है सबसे पहले खानपुरा में पैदा होनी चाहिए थी, ना कि आना सागर। मैं आपके चैनल से माध्यम से बात करना चाह रहा हूँ कि आप इसके लिए कलेक्टर साहब से, जो भी अजमेर के प्रशासनिक अधिकारी, उनसे बात करो कि ये इसकी जांच कराई जाए, इसकी सीआईडी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, ताकि मूल स्थिति सामने आए। आज श्री अजमेर व्यापारी महासंघ की ओर से प्रेस वार्ता रखी है, जो अजमेर के पूर्व सभापति सुरेंद्र जी शेखावत लालाबना, जो कि श्रीनगर रोड व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष है, जो कि अजमेर के सबसे बड़ी व्यापारी एसोसिएशन है, उसके अध्यक्ष है। तो व्यापारी होने के नाते श्री अजमेर व्यापार महासंघ ने एक प्रेस वार्ता रखी है। लालाबना के खिलाफ जो भी प्रशासनिक अधिकारी है, आयुक्त महोदय चाहे कोई भी, उन्होंने जानकर टिप्पणी करी है, उसके विरोध में हम ये चाहते हैं जिन्होंने भी उनके खिलाफ जो अपशब्द बोले वो या तो अपने शब्द वापस ले, लिखित में माफ़ी मांगे, अन्यथा श्री अजमेर व्यापार महासंघ, हमारे साथ 125 व्यापारी एसोसिएशन अजमेर के हैं, लगभग 25 से 30 हज़ार व्यापारी हमारे साथ है। आपको ज्ञात हो, पहले भी 24 दिसंबर को यूजर चार्जर के विरोध में हमने अजमेर बंद कराया था, जो पूर्णतः सफल रहा था। आज तक ऐतिहासिक अजमेर बंद रहा, ये बंद कभी नहीं रहा। आप देख लिए 2.5 दिन का झोपड़ा लंगर खाना गली, चाहे कोई सी ऐसी गली की हो जिसकी दुकानें बंद नहीं हो। तो हम फिर चेताते हैं प्रशासन को कि उनसे माफी मांगे, अन्यथा मजबूर होकर श्री अजमेर व्यापार महासंघ को कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। ग्राम पंचायत कानाखेड़ी के ग्राम कानाखेड़ी में जिला कलेक्टर अजमेर डॉक्टर भारती दीक्षित की अध्यक्षता में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में नसीराबाद एसडीएम देवीलाल यादव, नसीराबाद तहसीलदार महेश शेषमा, नायब तहसीलदार श्रीनगर रामनिवास, विकास अधिकारी श्रीनगर महेश चौधरी एवं अन्य समस्त विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे। ग्राम पंचायत कानाखेड़ी के अलावा अन्य ग्राम पंचायतों के परिवादी भी अपनी परिवेदना लेकर पहुंचे। लवेरा निवासी शिवजी राम गुर्जर ने बताया कि ग्राम पंचायत लवेरा में फैली विभिन्न प्रकार की समस्याओं के बारे में रात्रि चौपाल प्रभारी जिला कलेक्टर अजमेर को अवगत कराया गया। इसके तुरंत बाद मौके पर मौजूद अधिकारियों द्वारा परिवेदना का हाथों हाथ निस्तारण कर लिया गया। लवेरा निवासी हेमराज मेघवंशी ने जिला कलेक्टर अजमेर को बताया कि वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022 और 23 में मनरेगा योजना में अनुसूचित जाति जनजाति पशु आश्रय स्थल योजना में पात्रता मानदंड पूरे होने के बावजूद नरेगा कनिष्ठ सहायक नंदकिशोर जांगीर, नरेगा पंचायत समिति श्रीनगर जेटीए हेमलता ने जानबूझकर हेमराज के आवेदन को निरस्त करवाया। इस पर जनसुनवाई प्रभारी ने आश्वस्त किया कि जल्दी समस्या का समाधान होगा। अजमेर के अलवरगेट थाना क्षेत्र से विवाहिता के फांसी का फंदा लगाकर अपने ससुराल में सुसाइड करने का मामला सामने आ रहा है। जानकारी के अनुसार आत्महत्या करने से पहले मृतिका ने अपनी बहन को वीडियो कॉल पर कहा था कि वो अपनी सास से परेशान होकर जीवन लीला समाप्त कर रही है। मामले की जानकारी पर पिता बेटी के ससुराल पहुंचे तो उन्हें फांसी के फंदे पर लटकी मिली बेटी। मृतिका के पिता का आरोप है कि उसकी सास आए दिन उनकी बेटी के साथ मारपीट कर गाली गलौज करती थी, जिससे परेशान होकर मृतिका ने यह कदम उठाया है। पिता ने बेटी के सास के खिलाफ सुसाइड के लिए उकसाने और परेशान करने का मुकदमा दर्ज करवाया है, जहां अलवरगेट थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अपने माता पिता के साथ मंदिर घूमने गई लड़की को कुछ बाइक सवार युवक लेकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार यह घटना बजरंगगढ़ मंदिर के पास की है, जहाँ प्रेम प्रसंग के चलते युवक लड़की को लेकर फरार हो गया। साथ ही पूर्व में भी लड़की के द्वारा घर वालों को आत्महत्या करने की धमकी दी जा रही थी, जिसके बाद पीड़ित पिता ने कोतवाल थाने में इसकी शिकायत दी है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर बदमाशों की तलाश में जुटी है। कल दिनांक 21/5/2024 को रात्रि 8:30 बजे के बाद में 8:30 और 9 के मध्य
श्रीमती पिंकी देवी वाइफ ऑफ विजेंद्र सिंह निवासी गणेश मंदिर के पास ट्राम्बे स्टेशन। ये स्वयं अपने पति और 2-4 अन्य व्यक्तियों के साथ आए। इन्होंने बताया कि कल दिन में 3 बजे हम अपने घर से रवाना हुए थे बजरंगगढ़ के लिए। इनकी लड़की साथ थी, लड़की का पिताजी और माँ और पुत्री। ये बजरंगगढ़ आए थे। बजरंगगढ़ आने के बाद में वो मंदिर जाकर जब वापस जा रहे थे तो बजरंगगढ़ चौराहे से इनकी लड़की को 2-3 लड़के 2 मोटरसाइकिलों में लेकर चले गए। तो रात को इन्होंने FIR दी है, 363, 366 में दर्ज किया है। सुखपाल जी चौकी प्रभारी केसरवाल उनको जांच दी है। अविलंब ही लड़की और उसको लेकर जाने वाले जो आरोपी हैं उनको हम अभी डिटेन करने का प्रयास कर रहे हैं। शाम तक शायद संभावना है, रात से प्रयास करने की मजबूरी है। सर, को पैसे के लिए मिलने वाले क्या ले जाने वाले को ले जाने वाले इनके करीब प्रेम प्रसंग है। मेरे मौखिक अनुसंधान रात को मैंने उनसे पूछताछ की तो लगभग सा क्लियर हो रहा है कि लड़की के जो लड़का लेके गया उससे प्रेम प्रसंग है 1.5-2 साल से, और लड़की घर वालों से भी कंट्रोल आउट है। उन्होंने बताया कि कई बार उसने अपने हाथ वगैरह काट लिए हैं और मरने की धमकियां दे रही है। मतलब जब तक लड़की नहीं आई क्लियर तो कह नहीं सकते। बालिग है ना, बालिग लड़की। दस्तावेजी रिकॉर्ड इनसे मांगा गया था, इन्होंने पेश नहीं किया। उम्र क्या है उसकी, अब जब अनुसंधान में क्लियर होगा उम्र क्या है। पुष्कर थाने पर पदस्थापित IPS गोपीनाथ शरण कामले पर जबरन गांव वासियों को परेशान कर मारपीट करने का मामला सामने आया है। छात्र संघ अध्यक्ष सुरेंद्र गुर्जर ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि IPS गोपीनाथ शरण कामले द्वारा गांव वासियों के साथ मारपीट की जा रही है, जिससे परेशान होकर गाँव वासियों ने SP कार्यालय पहुंचकर SP से मांग की है कि IPS पर जल्द कार्यवाही की जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। के निवासी सारे के सारे यहाँ ज्ञापन देना है SP साहब को। इनके ऊपर जो हिंसा फैलाई जा रही है, नए अंडर ट्रेनिंग IPS साहब लगे हुए हैं, उन्होंने इनको घर से उठा के इनके साथ मारपीट की जा रही है। सारे के सारे किसान वर्ग के मेरे भाई लोग हैं। यहाँ 50 टेम्परेचर की गर्मी के अंदर आके या इनके हाथ में बच्चे हैं छोटे छोटे, इनको इस परेशानी को झेलना पड़ रहा है। उनको पैर फ्रैक्चर हो गया, उनको 4 बजे हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ से भीलवाड़ा रेफर कर दिया गया है। SP साहब को भी ज्ञापन दे के आए हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाए। क्या मानते हो किस बात को लेकर मारपीट कर रहे हैं IPS? जी कोई कारण नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, उनके जैसे जमरी वैसे करे जा रहे हैं। वर्दी के आड़ में गुंडागर्दी हो रही है। कुछ तो बात होगी जी, कोई भी हमारे पास उनके पास मुख्य विषय कुछ भी नहीं है, बस पब्लिक में हलचल पैदा करने के लिए, डर पैदा करने के लिए सब हाँ उन्हें परेशान करे। IPS साहब मजदूरों ने ठोके, मैंने खुद नहीं ठोके। पहले तो किए 6 बजे खोलो, पच किए हो गए 6 बजे खोल वाला को, 6 बजे खोलते खोलते ही 7 बजे खोल वाला को, तो 7 बजे आया कुटे मारे, थाना में ले जाओ, कोई पूछता नहीं है। बिन हो कुटे मारे, मजदूर बैठ गए, बिन नहीं कुटे मारे, मैंने ही कुटे। अब कहे 8 बजे खोलो, मैं क्या करूँगा बेटा, कोई चोरी नहीं शिकारी, खाली चाय बेचूँ और कहीं बेचूँ नहीं। मैं गरीब आदमी इनको मारिया, मैंने नहीं है इनको बिन फालतू। आपको भी लेके गए थे? हाँ, मैंने खतरनाक मारियो, इनको कुत्ता की मौत नहीं मार, कुत्ता नहीं ठोके, जैन को मैंने ठोक दिया बाहर। क्या वजह है मारने की? मैंने कोई पूछो नहीं, ताजो नहीं, उतार के चाय के होटल के आदमी नहीं बैठना जो होटल पर। आज किससे मिलना है आप लोग? हाँ आज SP साहब से लगा हेर भी कूट रही है मना। SP साहब से मुलाकात कर ली? SP साहब से मुलाकात हो गई? हाँ बाहर नहीं मिला। नाम बताओ आपका, नाम बताओ। किसान वर्ग के लोग हैं, किशनपुरा, नांद और ये लाडपुरा, गोविंदगढ़, यहाँ से बिलोंग करते हैं सारे लोग। और इनके ट्रैक्टर और डंपर का काम है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अवैध काम करते हैं, उनको नहीं पकड़ के, उनके चक्कर में जो वैलिड लोग हैं, अच्छा साफ़ सुथरा काम करते हैं, रवाना कटा के अपना साधन चला रहे हैं, उनको IPS साहब बेवजह परेशान कर रहे हैं। और एक बंदा अवैध है, उसकी आड़ में जो साफ़ सुथरे बंदे हैं उनको परेशान किया जा रहा है। ये चाय की दुकान वाले हैं सीताराम जी, इनको जबरदस्ती घर से उठा के बिना मतलब इनको मारा है कि आपकी चाय की थड़ी पे लोग बैठे रहते हैं, डंपर वाले बैठे रहते हैं, इनकी क्या गलती है? डंपर वाले हैं वो बैठे हैं, इनकी क्या गलती है? इनका धंधा ये करेंगे। ये IPS साहब वर्दी के आड़ में बिना मतलब इन गुंडागर्दी का काम कर रहे हैं और ये बिल्कुल सही नहीं है। लोगों को मारा जा रहा है। एक बंदा है भी वहाँ भीलवाड़ा एडमिट है, उसको घर से उठाया गया, उसको मारपीट करके उसका पैर तोड़ दिया गया है। रात को 11 बजे बंदे को उठाया गया है। फोन में कुछ ग्रुप है, उनको यही ध्यान नहीं है कि ग्रुप में जिस बंदे को टारगेट करना चाह रहा है वो बंदा है या नहीं है, ये भी पता नहीं कर रहे। उससे पहले किसी भी बंदे को ठोक दे। आज किसको शिकायत दी? आज हमने SP साहब से मुलाकात करी है। SP साहब ने एडिशनल साहब को, जो SP साहब को जाँच दी है, वो जाँच करके इनको वापस रिपोर्ट देंगे। उसके बाद जो कार्रवाई है, हमको आश्वासन मिला है कि उचित कार्रवाई करी जाएगी।
नहीं तो अगर उनके खिलाफ अच्छी से कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो वापस से हम आंदोलन करेंगे। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह। सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल गए युवक की बाइक पार्किंग से चोरी हो गई, जिसके बाद बाइक चोर द्वारा उसी बाइक का इस्तेमाल करते हुए अज्ञात व्यक्ति के साथ 50,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। जिसके बाद पीड़ित लोकेश, जिनकी बाइक चुराई गई थी, उन्होंने आज सदर कोतवाल थाना पुलिस को इसकी शिकायत दी है। साथ ही पुलिस से जल्द ही बाइक चोर को ढूंढने की मांग की है। आपको बता दें, बाइक चोर का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहा है, जहां वह बाइक चोर चोरी की हुई बाइक को इस्तेमाल करते नजर आया है। साथ ही पुलिस मामले की जांच में गहनता से जुट गई है। 21 तारीख को करीब 4:30 से 5 के बीच में मैं जेलन हॉस्पिटल गया इमरजेंसी। वहाँ मेरे को एडमिट किया गया। वहाँ मैंने पार्किंग में गाड़ी पार्क करी। वहाँ 10 रुपये का मेरे को एक पहले टोकन दिया। फिर वो टोकन लेके मैं ऊपर वार्ड में जाके शिफ्ट एडमिट हो गया। एडमिट होने के बाद में रात भर में एडमिट रहा। दूसरे दिन 22 तारीख को मैं फिर वापस सुबह उतर के देखा तो मेरे को 22 तारीख को गाड़ी नहीं मिली वहाँ पर। फिर पार्किंग वाले से पूछा तो उन्होंने बोला भैया हम ढूंढ रहे हैं, कोई इसमें ले गया होगा दूसरी चाबी लगा के। फिर वहाँ से 2 दिन तक मेरे को गाड़ी का कोई पता नहीं पड़ा। फिर वहीं चौकी में जाके वहाँ मैम बैठती है तो एक रजिस्टर पे उन्होंने लिखा था कि भाई इन्हों की गाड़ी खो गई है। फिर अभी कल परसों कोई एक घटना हुई है कि कोई मेरी गाड़ी के ऊपर किसी के 50,000 रुपये लूट के ले गया। वो सीसीटीवी फुटेज देखा? फुटेज में उसकी फ़ोटो आ रही है, गाड़ी आ रही है, सब कुछ चाहिए। कहाँ की घटना दिख रही हो? वो अपने वैशाली नगर की बता रहे हैं जी। वैशाली नगर में? जी हाँ। इसकी शिकायत करी आपने? शिकायत तो जो पार्टी के साथ में उन्होंने भी करी है और मैं भी गंज थाने में आया हूँ, वही कोतवाली थाने में, तो उसी की रिपोर्ट कराना है और वो चोर पकड़ा जाए। मेरी गाड़ी पे कई वारदातें कर रहा वो और अजीब में खुलेआम घूम रहा और मैंने कंप्लेंट भी कराई मगर उसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है, आपका नाम बताओ। मेरा नाम लोकेश। कहाँ रहते हैं? आम का तालाब, शक्ति नगर।
झुंझुनू के बलौता गांव में पूर्व में दलित युवक को पीटकर उसकी हत्या करने वाले आरोपियों को सजा दिलाने के पक्ष में आज नेशनल फ्यूचर पार्टी के जिलाध्यक्ष विजय खेरालिया कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि दलितों पर हो रहे अन्याय व भेदभाव से उनकी रक्षा की जाए। आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा जी के और यहाँ पे जिला कलेक्टर को ज्ञापन देना है। जो झुंझुनू जिला वहाँ पे बलौता गांव में 14 मई को वहाँ पे हमारे वाल्मीकि समाज के, उनका नाम है क्या नाम, रामेश्वर वाल्मीकि को बहुत ही बेरहमी से दबंगों ने लिया कर मारा। उसको जहाँ पे मारा वहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। हम सरकार से ये चाहते हैं कि भाई उन पर कड़े से कड़े कार्रवाई हुए और उन्हें कड़े से कड़ी सज़ा मिले। मामला ये है कि वहाँ पे दारू का मामला है। दारू वो कहीं दूसरे दारू पीता था, तो उन्होंने दबंगों ने बोला कि हमारे यहाँ दारू नहीं पीता, तो उसको बेरहमी से लेके पीटा गया और उसके बाद में मृत्यु हो गई है। आए दिन होते हैं राजस्थान के अंदर, आप देख सकते हो। जैसे मूछ रखने के उपरांत होते हैं, घोड़ी चढ़ने के उपरांत होते हैं, पानी पीने के उपरांत आए दिन ये कांड होते रहते हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से ये गुजारिश करेंगे कि आप इस पर लगाम लगाएं, ताकि हम दलितों के ऊपर कभी भी अत्याचार ना हो सके। जो बड़े दबंग लोग हैं वो आए दिन आप देख सकते हो अत्याचार करते रहते हैं। इससे हम दलित लोगों के ऊपर बहुत ही दुख की पीड़ा पड़ती है और आए दिन ये अधिकतर गाँव के अंदर ज़्यादा होते हैं। तो हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि पीड़ित को मुआवजा मिले और उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुए। धन्यवाद। मौसम विभाग के अनुसार नौतपा अर्थात साल के सबसे ज्यादा गर्मी वाले 9 दिन नौतपा तब होता है जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है। नौतपा हर साल होता है और इन 9 दिनों तक सूर्य देव उग्र रूप में रहते हैं। सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है। इस बार सूर्य 25 मई की सुबह 3:16 पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा और 2 जून तक यही निवास करेगा। 2 जून के बाद ये मृगशिरा नक्षत्र में चला जाएगा। जब तक सूर्य 9 दिनों तक रोहिणी नक्षत्र में रहता है तब ये 9 दिन अत्यधिक गर्मी पड़ती है, लू भरी आंधियां चलती हैं, सड़कें सूनी हो जाती हैं और आम आदमी को नौतपा के 9 दिन बहुत सावधानी रखनी चाहिए। इन 9 दिनों में ठंडी चीजों का सेवन करना चाहिए, जैसे छाछ, दही, नारियल पानी, बेल का शरबत और खूब पानी पीना लाभदायक रहता है, जिससे शरीर का तापमान सही रहता है, ठंडक बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र में भी नौतपा का बहुत महत्व बताया गया है। कहते हैं कि इन 9 दिनों में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। सूर्य को अर्घ देने से धन प्राप्ति व सुख शांति मिलती है। हमारा चैनल बात आज की इस नौतपा में आपको आगाह करता है कि अत्यधिक आवश्यक काम होने पर ही घर से बाहर निकले। बच्चों का विशेष ध्यान रखें, साथ ही खूब ठंडे पेय पदार्थ का सेवन करें, जिससे आप नौतपा की भीषण गर्मी से बच सके। शिक्षा विभाग कार्मिक अध्यापिका मधु कुमारिया द्वारा अपनी असल जाति छुपाकर गुमराह करते हुए शिव कॉलोनी कुंदन नगर निवासी डॉक्टर अनिल जाटावत से विवाह कर लिया। साथ ही अनिल जाटावत के परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। अनिल जाटावत का आरोप है कि उनकी पत्नी मधु पूर्व में भी विवाहित है। साथ ही उन्होंने शिक्षा विभाग में भी खुद को तलाकशुदा दिखाकर नौकरी कर रही हैं, जबकि वो अनिल जाटावत से विवाहित है, जिस पर उन्होंने सिविल लाइन थाने में पुलिस व शिक्षा विभाग को मधु के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शिकायत दी थी, जिस पर मधु कुमारिया को आरोपी मानते हुए सिविल लाइन थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला यह है कि मेरी पत्नी पहले एक शादी करके जयपुर में बैंक मैनेजर से और उससे डिवोर्स लेके 50 लाख की डिमांड करके और 17 लाख रुपए विधिवत न्यायालय से उसने प्राप्त करे और जब तलाक होने के बाद उसने पुनः विवाह मेरे से किया तो मुझे मेघवाल जाति का होना बताया, जबकि वास्तविक उसके दस्तावेजों में और उसके जो पैतृक गांव झुंझुनू गोरीर में चमार जाति का होना है। और मेरी पत्नी ने जाति को छुपाकर मुझसे मेघवाल जाति होने बताकर विवाह किया गया और पुनः विवाह होने के बाद मेरी पत्नी ने मानसिक प्रताड़ना से मुझे और मेरे परिवारजनों को प्रताड़ित किया। प्रताड़ित होने के बाद मैंने मेरी पत्नी के विरुद्ध पारिवारिक न्यायालय में तलाक के लिए केस दर्ज कर दिया गया। तलाक के लिए केस दर्ज करने के दौरान मेरी पत्नी ने बाद में मेरे ऊपर दहेज के आरोप लगाकर मेरे ऊपर मेरे परिवारजनों के ऊपर दहेज के आरोपों में झूठे मुकदमों में मुझे फंसाया गया है। और मुझे जब मैंने मेरी पत्नी की शिक्षा विभाग से
जब जानकारी मांगी सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, तो शिक्षा विभाग केसरपुरा के द्वारा मुझे जानकारी दी गई कि मधु कुमारी ने पुनः विवाह नहीं किया, मधु कुमारी पूर्व तलाकशुदा है, जबकि मधु पुनः विवाहित है मेरे साथ में। मधु कुमारी मेरी पत्नी ने एक शिक्षा कर्मी होके राजकीय सिविल सेवा आचरण नियम 1971 के तहत अवहेलना की है, सरकार को गुमराह किया है, सरकार से फर्जीवाड़ा किया है, सरकार को गुमराह कर शिक्षा विभाग के साथ उन्होंने फ्रॉड किया है। और मेरी पत्नी राजकीय कार्मिक शिक्षा विभाग होने पे मेरी पत्नी ने पुनः विवाह होने के बाद पूर्व तलाक कोटे से शिक्षा विभाग को सूचना नहीं दी, जानकारी नहीं दी कि मैंने पुनः विवाह डॉक्टर अनिल जाटावत से कर लिया। 3 सालों तक मेरी पत्नी ने शिक्षा विभाग को गुमराह किया और राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्कूल लेक्चरर भर्ती 2018-19 की काउंसलिंग महीना अक्टूबर वर्ष 2020 में भाग लिया तलाकशुदा कोटे में, एवं उसके बाद 2022 और 2023 में आरएस परीक्षा और फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर परीक्षा में भी तलाक कोटे से। पत्नी क्या आपके साथ रह रही है क्या अभी? मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रही है, 2 साल से वो सुभाष नगर पीर में ही निवास कर रही है। आज मैं मीडिया वालों को उजागर करना चाहता हूँ क्यों मेरी पत्नी के खिलाफ मैंने जो शिकायत सिविल लाइन थाना में दर्ज करा रखी है, शिक्षा विभाग में दर्ज करा रखी है। शिक्षा विभाग में मेरी पत्नी के विरुद्ध जांच कमेटी बैठी है, जांच कमेटी उसका अनुसंधान कर रही है जाली फर्जी प्रमाण पत्रों का। और सिविल लाइन थाने में मैंने मेरी पत्नी के विरुद्ध, मधु कुमारिया के विरुद्ध थाने में मुकदमा 2-3 दिन पहले मैंने दर्ज कराया, जिसमें अनुसंधान में ये पाया गया कि मेरी पत्नी आरोपित है और पुलिस थाने ने जो है 198 धारा 199 और 420 में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी किया गया है। नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार जाटावत, शिव कॉलोनी, कुंदननगर, अजमेर। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार सबको मिले, इसको लेकर राजस्थान सरकार ने नर्सरी और कक्षा पहली के बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों का 25% का कोटा निर्धारित किया गया है। लेकिन प्राइवेट स्कूल वालों का आरोप है कि सरकार के द्वारा राइट टू एजुकेशन का नियम लागू करने के बावजूद भी पिछला भुगतान ही अभी तक प्राइवेट स्कूल वालों को नहीं किया गया है, जिसके चलते इस बार प्राइवेट स्कूल संचालकों के द्वारा राजस्थान सरकार ने आरटीई के तहत दिए जाने वाले बच्चों के एडमिशन पर फिलहाल रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, प्राइवेट एजुकेशन संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश शर्मा का कहना है कि सरकार राइट टू एजुकेशन के नाम पर अभिभावकों को केवल गुमराह करने का काम कर रही है, क्योंकि पहले सरकार के द्वारा जुलाई माह में एडमिशन के दौरान बच्चों की उम्र का निर्धारण करने का काम किया गया था, लेकिन अब नियमों में बदलाव करके इसको अप्रैल महीने में बच्चों की उम्र का निर्धारण करके राइट टू एजुकेशन के तहत प्राइवेट स्कूलों को एडमिशन करने के लिए बाद में दबाव किया जा रहा है। स्कूल प्रशासन का कहना है कि अब ऐसे में जबकि मई महीना चल रहा है और सरकार ने अप्रैल महीने में बच्चों की उम्र का निर्धारण अचानक से किया है, जो कि अप्रैल महीने में नए एडमिशन राइट टू एजुकेशन के नाम पर देना संभव नहीं है। साथ ही प्राइवेट स्कूल वालों का कहना है कि सरकार ने पिछली फीस जो राइट टू एजुकेशन की प्राइवेट स्कूलों की अभी तक बकाया है, वह भी प्राइवेट स्कूल वालों को नहीं दी गई है, जिसके चलते प्राइवेट स्कूल के द्वारा फिलहाल नर्सरी और कक्षा पहली के विद्यार्थियों को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। माध्यम से कहना चाहता हूं कि आरटीई अधिनियम या तो सरकार बंद कर दे या इन अभिभावकों को गुमराह नहीं करे कि हम लाभ दे रहे हैं। ये सब झूठी बातें हैं सरकार की, कोई ये लाभ नहीं दे रहे हैं। और निजी विद्यालयों को दबाव डाला जा रहा है। अभिभावक और हमारा संबंध हमेशा अच्छा है, अच्छा रहेगा। अभिभावकों का अभी भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार इसका समय पे भुगतान करे। और प्रारंभिक कक्षा की बात करते, चाहे कोई भी सीबीएसई स्कूल हो चाहे बड़ी स्कूल है, तो सरकार हमें पैसा दे, हम प्रवेश देने से मना नहीं करे। हम तो आज भी प्रवेश देंगे। कल भी हमारी टीम कुछ स्कूलों के अंदर पहुंची, लेकिन वहाँ पे आनाकानी कर रहे हैं जवाब देने के लिए। आनाकानी करने का मुख्य उद्देश्य समय पैसा नहीं देना। अन्य प्रारंभिक कक्षा, अब आपकी एक तो ये निश्चित कर रहे हैं सरकार प्रारंभिक कक्षा कौन सी है। आप नर्सरी करना चाह रहे हो, फर्स्ट करना चाह रहे हो, अच्छा दोनों ही करना चाह रहे हो, तो दोनों का पैसा तो बच्चा तो प्रवेश हो रहा ना। आप गुमराह कर रहे हो अभिभावक को। अभिभावक बेचारा परेशान हो रहा है। अब परेशान होने के बाद आज उस बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा तो गुमराह परेशानी होगा ना। तो सरकार आरटीई अधिनियम के सही नियम लागू करे और स्टेप बनाए ताकि अभिभावक इसमें गुमराह नहीं हो। मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक सरकार से अपील करना चाहता हूं कि सरकार पैसा समय पे दे। आरटीई अधिनियम में जिस उद्देश्य से बनाया है गरीब और एसआई बच्चों के लिए अच्छी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उसको सही रखे। बार बार उसको चेंज नहीं करे। नियमों को एक उद्देश्य लेके चले ताकि हम सरकार को भी कोऑपरेट करें, अभिभावक भी संतुष्ट और जो गरीब बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करते। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। आपका नाम? प्रदेश अध्यक्ष कैलाश शर्मा, राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन महासंघ अजमेर। सर, आरटी को लेके जो प्रवेश हो रहे हैं ना, गवर्नमेंट ने तो ये रूल्स निकाल रखे हैं कि आरटी का जो प्रवेश है वो आप ऑनलाइन लॉक करके डायरेक्ट है ना आप स्कूल में जाके उसकी प्रक्रिया को पूरी करो। लेकिन जो स्कूल वाले हैं वो ये बोल रहे हैं कि आप स्कूल तो लॉक कर दो, लेकिन आपका प्रोसेस हम जुलाई में करेंगे। और दूसरी समस्या ये आ रही है कि वार्ड की, जिस वार्ड में आप रहते हो उसी वार्ड की आपको स्कूल फिल करनी पड़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट ने जो ये रूल्स निकाला है वो रूल्स ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट ने ये निःशुल्क एजुकेशन पॉलिसी को निकाला है तो बच्चा कहीं पे भी किसी भी वार्ड में स्कूल भर सकता है। आरटीई के तहत एडमिशन इसलिए नहीं हो रहा है कि पहले क्या है कि इन्होंने एज का वो बढ़ा रखा था कि भाई 31 जुलाई तक एज बच्चे की होनी चाहिए। उस चक्कर में क्या बहुत से बच्चे आरटीई से वंचित हो गए। अब बाद में इन्होंने वापस रिवाइज करके डेट को अप्रैल तक किया है। इस वजह से क्या बहुत से बच्चे जो बाद में उन्होंने भरे तो उनका नंबर वो काफ़ी पीछे आ गया है। इस वजह से आरटीई एडमिशन अब हो नहीं पा रहे हैं। तो इस बात को लेकर के काफ़ी भी स्कूल्स में भी जानकारी नहीं दे रहे हैं, क्यों, क्या कारण है इसका? जानकारी इसलिए नहीं दे रहे सर क्योंकि एक तो सरकार क्या है इनको प्री प्राइमरी के पैसे नहीं दे रही है, गवर्नमेंट स्कूलों को पैसे नहीं दे रही है।
इस चक्कर में क्या है कि जो स्कूल वाले हैं वो बच्चों से ऐसे कह रहे हैं अगर फ़ीस देती है गवर्नमेंट तो हम आपसे फ़ीस नहीं लेंगे, और अगर गवर्नमेंट फ़ीस दे देती है तो हम आरटी फ्री पढ़ाएंगे। तो अभी असमंजस की स्थिति चल रही है। काफ़ी टालमटोली कर रहे हैं, बोला कि जिला शिक्षा अधिकारी जानकारी देगा, क्या सच है ये? सर जिला शिक्षा अधिकारी जानकारी देगा, इसमें तो कोई सच्चाई नहीं है। ये सब ऑनलाइन है, ऑनलाइन प्रक्रिया है पूरी। इसमें जैसे रोस्टर प्रणाली है उस हिसाब से बच्चों की लॉटरी में नंबर आ चुका है। अब रिपोर्टिंग एक स्कूल में करनी है, अभिभावक ने एक स्कूल में रिपोर्टिंग भी कर दी है। अब इसके बाद जब फीस वाले बच्चे 3 पे 1 लेता है तो वो उस हिसाब से उनका एडमिशन होगा। समाजसेवी ज्ञानचंद सारस्वत द्वारा इस भीषण गर्मी से बचाव के लिए 300 सीमेंट की पानी की टंकियों का वितरण किया गया, जिसके माध्यम से इस भीषण गर्मी में जानवरों व पशु पक्षियों को पानी की सुविधा मिल सके। इस तरह के नेक कार्य उनके द्वारा सदैव करवाए जाते रहते हैं। ये पानी की टंकियां विशेष रूप से ब्यावर से बनवाई जाती हैं, जिसके बाद इन्हें रंग रोगान कर वितरित किया जाता है। भाई साहब, किस तरह से सामाजिक सेवा? हमारी टीम ने हर साल ये हमने 50 टंकियों से शुरू की थी। पिछले 6 साल से हम लगातार ये काम सेवा कर रहे हैं। इस बार हमारी टीम ने लगभग 300 से ऊपर टंकियाँ बनाई है, सुंदर टंकियाँ। गलियों में जो आवारा घूमते हैं श्वान और गाय आदि पशुओं के लिए घरों में रखकर सुंदर, इसमें हमारी टीम ने 15 दिन लगकर इसमें कलर डिज़ाइन और अंदर चूने की पुताई की है ताकि साफ़ सुथरे रहे, काई नहीं जमे, कैल्शियम उसमें पशुओं को मिलता रहे। और ये संपूर्ण अजमेर शहर के अंदर ये टंकियाँ आज वितरित की गई है। और पहला लोट हमने 300 का बनाया मांग के हिसाब से, और अब दोबारा से अगर कोई और मांग आती है तो और शीट टंकियाँ बना के और हम वितरित करेंगे। भाई साहब, क्या उद्देश्य लेके? उद्देश्य ये सेवा का उद्देश्य, मुक्त पशुओं का उद्देश्य है। लगभग हमारी टीम ये 5 साल से ये कार्य कर रही है। कितनी मशक्कत करनी पड़ती है इसके लिए पूरे साल में जैसे ही सोशल मीडिया और मीडिया में आता है तो लोग मगों के पूरे साल फ़ोन आते हैं, इंतज़ार रहता है। तो हर बार तो हम मई में ये टंकियाँ बना लेते हैं, लेकिन इस बार हम थोड़ा लेट हो गए और ये टंकियाँ वहाँ से आती है। आने के बाद में इसकी सफाई करके इसको तराई की जाती है और उसके बाद इसमें कलर पुताई डिज़ाइन वगैरह करके और सुंदर आकर्षक रूप देके और बांटा जाता है। पूरा एक टीम वर्क है जिसमें 15 से 20 हमारे साथी लोग लगते हैं और इसको तैयार करते हैं। ये 4-5 साल से जो है ज्ञानचंद सारस्वत हमारे बाढ़ के जो है बहुत अच्छे सेवक हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं और जानवरों को पानी पिलाते हैं। कम से कम 300-400 टंकियाँ हर साल बांटते हैं। इनका काम बहुत अच्छा है। पब्लिक की सेवा के लिए सुबह से 9 बजे से बैठते हैं और 10 बजे तक जो है पूरी पब्लिक आती है, उनका सेवा का काम करते हैं। जो भी काम होता है उनको निपटाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। इनका नाम पब्लिक लोग जो खूब जो है 20-25 लोग जो है यहाँ 25 दिन से काम कर रहे हैं, रंग रोशन कर रहे हैं, सारा काम करा रहे हैं। लोग टेम्पो में आ रहे हैं और बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं। अजमेर क्षेत्र से सब जगह से लोग आ रहे हैं और इसमें टंकियाँ लेकर टेम्पो में कोई 2 टंकियाँ, कोई 5 टंकियाँ, इस तरह की टंकियाँ लेके जाते हैं। इसी तरीके से काफ़ी जो है पूरे क्षेत्र में जाते हैं लोग, दूर दूर में जानवरों के लिए, बंदरों के लिए। गौरीकुंड में भी जो है वहाँ टंकियाँ भर के लेके गए हैं, जहाँ वहाँ बहुत बंदर आते हैं। उनकी सेवा के लिए पानी की बहुत आवश्यकता रहती है और गर्मी में जो लोग इनकी सेवा करते हैं उनके लिए मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। टाइम से सारा काम करते हैं। हम ज्ञानचंद सारस्वत के लिए बहुत ही पब्लिक जो है अच्छे उनका लोगों का वो रहता है हर टाइम, इसलिए स्थिति ऐसी है कि जो बहुत अच्छा काम कर हमारे जाने माने समाज सेवी, जीव सेवी और ज्ञानचंद सारस्वत जिनका नाम है, उन्हीं के सानिध्य में हर वर्ष की भांति सीमेंट की टंकियाँ ब्यावर से स्पेशल कारीगरों से बनवाई जाती है। वहाँ से कच्ची बनकर यहाँ अजमेर आती है। फिर उसके बाद में इसे पानी पिलाकर 15 दिन के लिए इसकी पकाई शुरू की जाती है। फिर इसमें प्लास्टिक कोटेड अंदर एक पेंट किया जाता है जिससे टंकी लीकेज ना हो, फटे नहीं धूप से, और बाहर रंग रोशन और सुंदर सुंदर आकृति बनाकर उसे एक रूप दिया जाता है सुंदरता का। और जिसको भी सेवार्थी मन में या घर में किसी को भी अगर आवश्यकता होती है तो वो निःशुल्क टंकी प्रदान की जाती है। टंकी में जीव जंतु जो गर्मी को देखते हुए हैं उन्हें राहत के लिए जल और अपने घर के पास ही रखने और एक सेवा करने का एक सौभाग्य प्राप्त हो जाता है प्रत्येक व्यक्ति को। यही कहना चाहूँगा कि टंकियाँ अति सुंदर हैं, आप देख सकते हैं, और इसी तरह का प्रयास हर वर्ष करता आया है और आगे भी
ये सिलसिला चलता रहेगा, जारी रहेगा। नाम बता दीजिए आप। राजू माली। श्री लक्ष्मी नरसिंह जयंती एवं श्री नरसिंह जी के प्राकट्य उत्सव को नरसिंह जी के नौरे में मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज नरसिंह जी का मनमोहक श्रृंगार कर आरती की गई। वे शाम को 5 बजे से लीला मंचन के द्वारा भगवान नरसिंह जी का प्राकट्य होगा। साथ ही नया बाजार में इस अवसर पर लालिया कालिया मेला भी भरा जाएगा। आज श्री लक्ष्मी नरसिंह जयंती है। नरसिंह भगवान का प्राकट्य महोत्सव यहाँ नरसिंह जी के नौरे में मनाया जा रहा है। यह प्रथा 300 साल पूर्व श्री सेठ राम प्रसाद जी के द्वारा शुरू की गई थी। ये नरसिंह मंदिर बनवाया गया था, नरसिंह जी का नौरा बनवाया गया था। ये यहाँ पे लक्ष्मी नरसिंह भगवान का प्राचीन मंदिर है जो कि 300 वर्ष पुराना है। इसमें दिन में अभी भगवान का श्रृंगार हुआ है, श्रृंगार आरती हुई है, भक्तों को प्रसाद का वितरण हुआ है और शाम को 5:30 बजे से लीला मंचन के द्वारा भगवान का प्राकट्य होगा, जिसमें तरह तरह के अवतार लीला मंचन के द्वारा भक्तों को आशीर्वाद देंगे। सबसे पहले कालिया जो कि हिरण्यकश्यप का छोटा भाई है, वो कालिया के रूप में उतरेगा और वहाँ पे लोगों के ऊपर प्रहार करेगा, लोगों को भय देगा। उस भय को बचाने के लिए और कालिया हिरण्याक्ष का वध करने के लिए लालिया के रूप में वराह अवतार प्रकट होंगे और वराह अवतार कालिया का वध करके भक्तों को भय मुक्त करेंगे। उसके बाद होलिका जो कि हिरण्यकश्यप की बहन है, जिसे नकटी नकटी कहकर लोग पुकारते हैं, उनका वो उतरेंगी पब्लिक के अंदर और उनका भी वराह भगवान के बाद, नकटी के बाद, कालिया के बाद राजा हिरण्यकश्यप खुद उतरेंगे। वो अपनी तलवार चलाएंगे, पब्लिक के बीच में भय मचाएंगे, भय फैलाएंगे और उनका वध करने के लिए सायंकाल के समय स्वयं श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान प्रकट होंगे, खंभ फाड़ के प्रकट होंगे और हिरण्यकश्यप का वध करेंगे। नरसिंह भगवान का जो ये खंभ है, इस खंभ की मान्यता है, लोग इस खंभ को लूटने के लिए, इस खंभ को प्राप्त करने के लिए होड़ लगाते हैं। इस खंभ की मान्यता ये है कि इस खंभ को रखने से, अपने गल्लक में रखने से, अपनी तिजोरी में रखने से उन्नति होती है, बरकत होती है। और इस खंभ को छोटे बच्चों को कोई दवा बीमारी हो जाती है तो ये अचूक दवा है, उसको पानी के अंदर घोल के पिला देने से उनकी कोई भी बीमारी हो वो दूर हो जाती है। काय का बनता है ये खंभ? ये खंभ कागज़ का बनता है। इसको गोंद के माध्यम से, जो गोंद आता है प्राकृतिक गोंद, उनसे चिपकाया जाता है और उसके बाद नेचुरल कलर से इनके ऊपर ये बनाया जाता है। हम सेठ राम प्रसाद जी की 8वीं पीढ़ी में हैं और ये मेला विधिवत तरीके से पारंपरिक रूप से 8 पीढ़ियों से मनाया जाता रहा है। यह मेला राजस्थान का ऐतिहासिक मेला है। अजमेर के उत्तर विधानसभा क्षेत्र में पिछले कई सालों से पीने के पानी की समस्या लगातार बरकरार है। इसी पीने के पानी की समस्या के चलते अजमेर के जनप्रतिनिधि भी कई बार प्रदर्शन और आंदोलन कर चुके हैं। अब उम्मीद जागी है कि अजमेर उत्तर के फाइसागर क्षेत्र के रहने वाले लोगों को आने वाले समय में पीने के पानी की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। आज अजमेर उत्तर के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने फाइसागर से फिल्टर प्लांट तक और फिल्टर प्लांट से करीब 20,000 घरों तक पानी की सप्लाई करने वाले प्लांट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर वासुदेव देवनानी ने बताया कि अजमेर का फाइसागर जो पिछले 17 सालों से एक भी बूंद पानी के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है। हालांकि इससे पहले अजमेर के फाइसागर से रेलवे की पूरी सप्लाई पानी की जाती थी। अब इस रिसोर्स को वापस काम में लेते हुए फिल्टर प्लांट के अधिकारियों से मीटिंग करके और राज्य सरकार से करीब 1 करोड़ रुपए का अनुदान जलदाय विभाग को दिए जाने के बाद 5 महीने के कार्य को 2 महीने में जलदाय अधिकारियों ने पूरा करके फाइसागर रोड के करीब 20,000 घरों तक 3 MLD पानी को पीने योग्य बनाकर रोजाना क्षेत्र की जनता को भेजने का आज से शुभारंभ किया गया है। पिछले काफी समय से पानी की समस्या वर्षों से चल रही है। उसके निजात के लिए बहुत प्रयत्न भी हम करते रहे, लेकिन पिछले दिनों जैसे ही राजस्थान में नई सरकार बनी, इस पानी की समस्या का चुनाव के दिनों में भी काफ़ी चर्चाएं हुई और मैंने कोई वादे भी किए थे कि यहाँ की समस्या का हम समाधान करेंगे। उसके लिए ध्यान में आया कि बीसलपुर का पानी तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन साथ में जो स्थानीय सोर्सेज हैं उनके भी पानी का हम उपयोग करें। उस दृष्टि से अपनी जो फाइसागर झील है, मुझे बताया गया कि पिछले 17 वर्षों तक वहाँ से एक भी बूंद नहीं ली गई। उसके पहले भी और उसके समय ऐसे कभी कभी पानी लिया जाता रहा,
लेकिन उसका ध्यान आया कि फाइसागर में लगभग 26 फीट तक पानी भरा हुआ है, उसका उपयोग कैसे किया जाए। तो जब यहाँ पहले एक्सचेंज नए आए बाकलीवाल जी, इनको सुझाव दिया, इन्होंने उस पर काम करना शुरू किया। उसके बाद यहाँ के हमारे एडिशनल चीफ इंजीनियर और एससी और फिर यहाँ का स्टाफ जेईएन एएन सब ने मिलकर के पूरी टीम ने इस काम को आगे बढ़ाया। ध्यान आया कि कुछ पैसे की आवश्यकता है, तो उसमें राज्य सरकार से लगभग 1 करोड़ रुपए, 88 लाख समथिंग है, उसका थोड़ा बहुत और अमाउंट लेकर के लगभग 1 करोड़ रुपए राज्य सरकार से रत्नों के से हमारे वित्त सचिव ने इसको जारी किया। उसमें हमारे मंत्री जी का भी योगदान रहा। इन सब से मिलकर के पिछला ये काम मुझे बताया गया कि लगभग 5 महीने लगते हैं, लेकिन यहाँ की टीम ने सतत 24 घंटे प्रयत्न करते हुए इसको 2 महीने में अंजाम दिया है। और आज वो पानी यहाँ पर जो प्राप्त हो रहा है फिल्टर पे, लगभग 3 MLD पानी हमको मिलेगा। और 3 MLD पानी से ये जो एरिया है फिल्टर वाला, जिसमें रामनगर भी है, हरिभा उपाध्याय नगर भी है, और साथ में पूरे फाइसागर रोड की कॉलोनियाँ भी हैं, और आगे जाकर के मैं समझता हूँ क्षेत्र का एक लंबा चौड़ा लगभग 15,000 से अधिक 20,000 घर हैं जिनमें इस पानी को हम पहुँचा पाएंगे। और ये केवल यहाँ के लिए लाभप्रद नहीं होगा, यहाँ के 15,000 घरों को तो मिलेगा, लेकिन यहाँ जो पहले बीसलपुर का पानी आ रहा था, उस पानी में से जो कुछ भी बचेगा वो बाकी कॉलोनी, बाकी एरियाज़ को भी ये लोग दे पाएंगे। उससे अजमेर के पानी की समस्या का निदान हम काफ़ी हद तक कर सकेंगे। बड़लिया तिराहे पर स्थित कपिल डिस्पोजल फैक्ट्री में बाल श्रम की सूचना मिलने पर मानव तस्करी के अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। आपको बता दें, मौके पर 6 लड़कियां और 1 लड़का बाल श्रमिक के रूप में पाया गया, जिसे पुलिस द्वारा रेस्क्यू किया गया है। वे फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी गई है। आज दिन में सूचना मिली थी कि बड़लिया तिराहे के ऊपर कपिल डिस्पोजल नामक फैक्ट्री में कुछ माइनर बच्चे बच्चियों के द्वारा बाल श्रम कराया जा रहा है। इतला पर हरीश चौधरी, पुलिस निरीक्षक प्रभारी मानव तस्करी के नेतृत्व में एक टीम वहां भेजी गई थी। तो वहां पे 5 बच्चियां और 1 बच्चा बाल श्रम करते हुए पाए गए थे, जिसके ऊपर बाल कल्याण विभाग को भी सूचित किया गया और उसके संदर्भ में कार्रवाई की जा रही है और उनका रेस्क्यू किया जाकर CWC के पेश किया जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसमें पुराने जो मीटर होते थे उसमें से जो कॉपर निकलता है, दूसरे जो पदार्थ निकलते हैं, उनका तोड़ करके उनके अलग अलग छंटने का काम वहाँ चल रहा था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।